नमस्कार। दिल्ली के कंजावला कांड पर एनडीटीवी को कुछ खास जानकारियां और तथ्य मिले हैं और ये जो जानकारियां इस केस के लिए बहुत अहम हैं। सूत्रों के हवाले से पुलिस रिपोर्ट की जो जानकारियां हमारे पास है, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह ने दी हैं, वो ये है कि 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। 5 से 6 पीसीआर कॉल भी हुई थी। चश्मदीद दीपक दहिया से पुलिस वालों ने 20 से ज्यादा बार बात भी की। बाद में आरोपियों को पकड़ने के लिए 9 पीसीआर वैन्स लगी थी और आरोपियों को स्थानीय पुलिस भी खोज रही थी। पहली पीसीआर कॉल रात 2:18 पर हुई। दुर्घटना की शिकायत दी गई। पीसीआर वैन से आरोपी को नहीं पकड़ने के पीछे कोहरे को वजह बताया गया है। आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार दी है। उनको पता लगा गया था कि कार में कुछ अटका हुआ है। उन्होंने 2-3 बार कार को आगे पीछे किया। करीब 2.5 किलोमीटर घसीटने के बाद आरोपियों ने लड़की का हाथ देख लिया था, लेकिन रास्ते में पीसीआर वैन खड़ी देख उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं। लड़की कार से छिटक कर गिर जाए, इसके लिए उन्होंने 4 से ज्यादा बार यू टर्न भी किया था। तो आज देश के कई राज्यों में जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे अपने 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाए जाने से आहत हैं। झारखंड के गिरिडीह में संवेद शिखर जी तीर्थ और गुजरात में भावनगर के पालीताना तीर्थ को बचाने की मांग को लेकर रैलियां आयोजित की गई। सूरत, गोधरा, मुंबई, रांची में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान में सांगानेर के संगजी मंदिर में एक जैन मुनि ने इस फैसले के विरोध में संथारा करने के बाद दम तोड़ दिया। एक और जैन मुनि समर्थ सागर जी ने भी इसके विरोध में संथारा शुरू कर दिया है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार संवेद शिखर जी पहुंचे और वहां पर जो जैन समुदाय से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत की। हम फिलहाल जैन धर्म के अनुयायियों के तीर्थराज कहे जाने वाले श्री संवेद शिखर मंदिर के प्रांगण में हैं। ये मंदिर जो है काफी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर है। यहाँ से कहा जाता है कि झारखंड में ये सबसे ऊंचा स्थल है। इस स्थल की पौराणिकता के बारे में सब जानते हैं कि जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं वो अयोध्या में जन्म लेते हैं एवं संवेद शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आधार पर संवेद शिखर जो पर्वतराज है उसका कण कण जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। फिलहाल जो इस धर्म के लोग हैं वो इस बात को लेकर पूरे देश में फिलहाल उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं कि इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। उनका कहना है कि ये जो संवेद शिखर है इसे तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल है। अतः अगर इसे सरकार पर्यटक स्थल बनाकर यहाँ पर विकास करेगी तो अन्य धर्म के भी लोग काफी ज्यादा आएंगे। इसलिए इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए इसे जैन धर्म तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। फिलहाल सरकार से यहाँ पर जैन मुनि यहाँ पर महाराज जी भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अभी जैसे कि पूरे देश में चल रहा है बाउंडर की इसको तीर्थ क्षेत्र रहने दिया जाए, पर्यटक स्थल ना बनाया जाए। क्योंकि पर्यटक स्थल बनाने का मतलब है कोई विदेशी कंपनी बेचना, साथ में मांसाहार की दुकान खुल जाए या कोई शराब की दुकान खुल जाए, कोई ऐसा कार्य होने लग जाए कि हमारा ये पवित्र तीर्थ पे अपवित्र न हो जाए। मेन जैन समाज यही चाह रहा है कि ये पवित्र तीर्थ है, पवित्र था, है और रहेगा, इसको अपवित्र ना घोषित किया जाए। ये तीर्थ क्षेत्र है, पर्यटक स्थल नहीं है। आज जैन लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वंदना करो, दर्शन करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करे, कोई गंदगी नहीं फैलाए, अभक्ष्य नहीं सेवन करे। हमारा भी यही कहना है कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। अगर इसे तीर्थ स्थल नहीं रहने दिया जाएगा, ये दूसरे लोग यहाँ आएंगे तो उसमें दूसरी चीजें होगी, गलत काम होंगे, जिससे इस तीर्थ की महत्व जो है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें कोई भी आने की फिर वो नहीं, हम
हम खुद भी सेफ नहीं रहेंगे यहाँ आने के लिए। सरकार को चाहिए कि ये पर्यटन क्षेत्र को और शाश्वत क्षेत्र को समझे, कि डिफरेंस समझे उसके बीच में, कि क्या डिफरेंस है उसके बीच में। यहाँ पे कोई पार्टी करने का स्थान नहीं है, ये केवल पार्टी करने के लिए पब्लिक आ रही है, जूते चप्पल पहन के आ रही है, उसकी अवहेलना होती है। अब आज की तारीख में आप अयोध्या में जाएंगे या आप गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ के कुछ नियम कायदे हैं। आज जो हमने व्यू देखा, ऐसा लगा ये वर्स्ट व्यू है। जिस तरह से पिकनिक और जिस तरह से पार्टीज हो रही, जिस तरह से फोटो सेशन हो रहा है, ये जैन तीर्थ को, पावन क्षेत्र को भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। हम लोग इस चीज से बहुत आहत हुए हैं। आज हम लोग ने देखा कि मतलब मन दुख हुआ है। हम रात को 2 बजे से चल रहे हैं, आज इतनी हम भूखे प्यासे सब चीजों के लिए, और इतना मन दुख आ रहे हैं। और मुंबई से आपको दृश्य दिखा देते हैं। आज़ाद मैदान में मुंबई में एक बड़ी विशाल रैली यहाँ पर की गई है। एक धर्म सभा यहाँ पर हुई। पर्यटन के फैसले से तीर्थ स्थल की पवित्रता पर असर पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और आपको बता दें कि ये जो इस तरह की जो रैलियाँ हैं वो मुंबई में आज़ाद मैदान में हुई है, रांची में हमने देखा, जयपुर, गुड़गांव, गोधरा, इन तमाम शहरों में जैन समुदाय ने ये रैलियाँ निकाली। और अब खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के जोशी मठ में मकानों, खेतों में दरार आने से लोग दहशत में हैं, परेशान हैं। ज़मीन में दरार आने से कई जगहों पर हाई टेंशन लाइन के जो खंभे हैं वो तिरछे हो गए हैं। इसके चलते स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं, दहशत में हैं। बहुत से लोगों को उनके घरों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और हम देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन गई है। जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस मामले पे एक बयान भी दिया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। लगातार जोशी मठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है, और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। और उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4000 से ज्यादा परिवारों के सामने बेघर होने का खतरा है। हल्द्वानी में 4000 से मकानों को नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया था और इसके विरोध में आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाली। प्रशासन ने लोगों को यहां से निकालने के लिए 9 जनवरी तक की मोहलत दी है। साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड में हल्द्वानी कस्बे के बनफूलपुरा इलाके के करीब 50,000 लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस इलाके के 4,365 मकानों को अब नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद से यहां रहने वाले लोगों के अंदर बेचैनी है। हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, ये पटरियां गुजरी हैं और इसके साथ में 78 एकड़ की जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया है और ये कहा है कि उस 78 एकड़ की जमीन पर तकरीबन 4,300 मकान बने हुए हैं जो कि अवैध है और अब इन मकानों को तोड़े जाना है। लेकिन बनभूलपुरा रातों रात नहीं बसा। ये कैसे बसा और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, ये जानने के लिए हम बस्ती के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें 66 साल की शाहजहां मिली। बताती हैं कि इसी बस्ती में पैदा हुई और शादी भी यहीं हुई। अब सालों पुराने घर को अवैध ठहराए जाने से वो बदहवास हैं। ये तो इनकी जबरदस्ती है अपनी जगह मानने के लिए।
समझे। इन्होंने कोई जगह यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से फेंका हमें यहाँ को, अब यहाँ से भी हमें उठा रहे हैं, तो क्यों उनकी लाइन 3 दफे बदल गई है, अब फिर ये उठाना चाह रहे हैं, तो क्यों उठाना चाह रहे हैं। बनभूलपुरा में हमें जितने लोग मिले उतने ही तरीके के उनके पास दस्तावेज। 65 साल के अयूब के पास 1960 का ये नक्शा है। ये अवैध अतिक्रमण इस मामले में अनोखा भी है कि यहाँ रेलवे की जमीन पर 4 सरकारी स्कूल, 2 पानी की टंकी और 1 सरकारी बैंक तक बन गए हैं। सन 60 का नक्शा है, जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है उस टाइम पे, ये इंदिरा नगर बसी हुई है, ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है, और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर घर गिराया जाना के आदेश हुए हैं, वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो है ये जिनको मकानों गिराया आना ये है, इससे ऊपर के भी हैं, और ये जो है ये लैंड नंबर ये जो यहाँ पर जो है, और दूसरा ये इन सब मकानों को गिरा जाना जो पुराने खेत खलियान हैं, जो कि सर्वे में बगीचे थे पुराने टाइम के, और आज थोड़ी आबादी में तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब लोग यहाँ बस रहे थे तब रेलवे कहाँ था? दरअसल बनभूलपुरा का मामला 2013 में उस वक्त उठा जब अवैध खनन के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे और प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वे करके अतिक्रमण का पता लगाए। जवाब में रेलवे ने कहा कि 2.2 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण है। 2017 में रेलवे ने कहा कि 4365 मकान अवैध हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उधर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। अवैध ठहराए गए इस इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं। इसके चलते विपक्षी पार्टियां सत्ता में काबिज बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी जमीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए। हालांकि फरीदाबाद के खोरी गांव में इसी तरीके का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए लोगों का पुनर्वास करने को कहा था। हल्द्वानी का ये रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना है, तो इसी के चलते ये अतिक्रमण भी कई साल पुराना है। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया है। लेकिन इस कानूनी फैसले की आड़ में प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि लोगों के साथ नाइंसाफी भी न हो। हल्द्वानी से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश के बागपत और बड़ौद पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया और सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया जनता में बात नहीं उठाती। हमने संसद में बोलने की कोशिश की, नोटबंदी, जीएसटी के खिलाफ बोलने पर वहां माइक ऑफ कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर सीधे जनता से बात करते हैं। हम 3000 किलोमीटर चल चुके हैं, ना मैं थका हूं ना ही ठंड लग रही है। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारी की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दे दी है। 3 महीने के समय में पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा
नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकता। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराने का आदेश दिया था। योगी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि वो इस आदेश का स्वागत करते हैं। इस फैसले को यूपी सरकार के लिए राहत माना जा रहा है। और अब बात हम दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आज का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में आज सुबह सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली, धर्मशाला, नैनीताल और देहरादून से भी ज़्यादा ठंडी हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक ऐसे ही हालात रहेंगे।